हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपकी मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस ईयर में आया। तो दोस्तों, वो आया था 1954 में। तो एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेता है ये भी क्वेश्चन। दोस्तों, दो टाइप की मैरिजेस हैं। देखिए, जैसे अगर मैं हिंदू हूं और मेरी वाइफ जो है वो भी हिंदू है, तो हम चाहें तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अपनी शादी को सोलमनाइज कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हम अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। उसी के साथ ही साथ अगर मैं हिंदू हूं और मेरी वाइफ जो है वो मुस्लिम है, तो उनको अपना धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ में जाएंगे और अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। वहीं अगर मेरी कास्ट कुछ और है और मेरी वाइफ की कुछ और है, तो भी हमें कास्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। सो द स्पेशल मैरिज एक्ट परमिट्स इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस। उसके साथ ही साथ अगर रिलीजन भी सेम है पर हम उस रिलीजन के पर्सनल लॉज के हिसाब से नहीं चलना चाहते, तो भी अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। और इसकी खूबी ये है, इसकी अच्छाई ये है कि रिलीजन चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिलीजन में कन्वर्ट करवाने की अपने आप को जरूरत नहीं पड़ती है। और पर अगर एक बार आपने अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सोलमनाइज करा लिया है, तो अब आपके ऊपर आपके पर्सनल लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आपके ऊपर जो स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होती तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता, पर अगर आपने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो अब आपके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी वुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड नॉट बाय देयर पर्सनल लॉज। आप पर्सनल लॉज के दायरे से एकदम बाहर हो जाते हैं। इट इज इवन एप्लीकेबल टू इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अगर कोई इंडियन है और वो बाहर रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आप हिंदूज में देखते होंगे कि हिंदूज में मैरिज को एक सैक्रेमेंट माना जाता है, पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी होती है उसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए है और बी है, उनको शादी करनी है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार होंगे उनके पास जाएंगे कि हमारी मैरिज को रजिस्टर कर दीजिए। ये रजिस्ट्रार है, इनके पास गए। उसके साथ ही साथ 3 विटनेसेस वहां पे होने चाहिए। मैरिज ऑफिसर होंगे वहां पे, एमओ में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैरिज ऑफिसर होंगे, 3 विटनेसेस होंगे और रजिस्ट्रार तो होंगे जो रजिस्टर करेंगे मैरिज को। अब वो जाएंगे और उनके सामने, सबके सामने बोलेंगे कि देखिए ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और हम दोनों की शादी हो रही है। मतलब एक तरीके से वो ये बोलेंगे, हस्बैंड जो है वो ये बोलेंगे कि देखिए आई एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वुमेन एज माई लॉफुली वाइफ, एंड जो वाइफ है, जो वुमेन है, वो बोलेंगी आई एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर मैन एज माई लॉफुल हस्बैंड। तो ये स्टेटमेंट दी जाएगी रजिस्ट्रार के सामने, 3 विटनेसेस होने चाहिए और मैरिज ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दी जाएगी, पर ऐसी लैंग्वेज में जो दूसरा स्पाउस समझ पाए। ऐसा नहीं कि उन्हें बंगाली आती ना हो ये बोल दे बंगाली में, उन्हें हिंदी आती है खाली, तो ये जरूरी नहीं है। एक ही लैंग्वेज जरूरी है कि एक ही लैंग्वेज में बोले जो दोनों को समझ में आती हो। अब जैसे आज मैरिज रजिस्टर हो गई है, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार होंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रार होंगे वो एक नोटिस पब्लिश करेंगे, पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस एक पब्लिश किया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि भाई सो एंड सो इन दोनों के बीच में शादी हुई है, और 30 दिन के टाइम दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन हैं इस शादी को लेके, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई इस एक्ट के प्रोविजंस वायलेट किए हैं, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। तो एक पब्लिक नोटिस फिर इशू होता है, पब्लिक नोटिस के बाद फिर ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है कोई भी इंसान 30 दिन के अंदर अंदर। पर इलाहाबाद कोर्ट की एक रूलिंग आई थी सितंबर 2020 में लगभग, उन्होंने ये बोला था कि जो पब्लिक नोटिस का पब्लिश करने वाला प्रोविजन है और ऑब्जेक्शंस वाला कि कोई भी बंदा चाहे और तो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। क्योंकि अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो जो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं वैसी बहुत दिक्कतें उनको आती हैं शादी करने में, तो इससे उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कोई भी बंदा 30 दिन में आके उनकी शादी रुकवा सकता है एक तरीके से। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन। तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसके ऊपर जजमेंट नहीं दिए, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, ये 30 दिन वाला।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को। दोस्तों अब क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे एक मैरिज को वॉइड माना जाता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो पहले है दोस्तों बाइगेमी, कि बाई चांस आज मैं जिनसे शादी करने जा रहा हूँ और शादी की है एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट, उनकी पहले से ही शादी हुई भी हो, या फिर अब शादी उन्होंने मेरे से कर ली और एक और शादी वो कर लें। बाइगेमी यही होता है कि आपकी शादी हो चुकी है और एक और शादी में आप इंडल्ज हो जाए, तो उस ग्राउंड पे वो शादी को वॉइड माना जाता है एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट। या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बाय ब्लड हो सकती है, जैसे आप अपनी मदर से शादी नहीं कर सकते, अपने फादर से नहीं कर सकते, ग्रैंड फादर से नहीं कर सकते, ग्रैंड मदर से नहीं कर सकते। या फिर अगर दो भाई बहन है वो फुल ब्लड से रिलेटेड है या फिर हाफ ब्लड से रिलेटेड है, कि मतलब फादर सेम है पर मदर अलग अलग है, तो वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। या यूटेरिन ब्लड है कि मतलब मदर एक है पर फादर अलग अलग है, तो उस केस में भी दोनों जो ब्रदर सिस्टर है वो शादी नहीं कर सकते एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट। या फिर एडॉप्शन के थ्रू भी अगर बाय चांस कोई एडॉप्टिव सिस्टर है तो उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हुई है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। और हिंदू मैरिज एक्ट जब आपने पढ़ा होगा, जब मैंने डिस्कस भी किया था, तो मैंने बताया था यही दोनों ग्राउंड्स वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स हैं अंदर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एज वेल। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी इन दोनों ही ग्राउंड्स को वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स माना गया है। उसके साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में तो ये ग्राउंड्स हैं ही जिनके बेसिस पे मैरिज को वॉइड माना जाता है। अब बात करते हैं नॉन एज की, तो इसमें ये कंपलसरी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में कंपलसरी है कि बॉय की एज मिनिमम होनी चाहिए 21 साल और गर्ल की एज होनी चाहिए 18 साल। तो आपसे पूछे क्या ये कंपलसरी है, तो यस, एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट ये कंपलसरी है कि बॉय की एज होनी चाहिए 21 और गर्ल की एज होनी चाहिए 18, जो कि कंपलसरी नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में उसको इनवैलिड करार देता है पर वॉइड करार नहीं देता। आपने जजमेंट्स अगर देखे होंगे कोर्ट के, तो उनको इनवैलिड ट्रीट किया जाता है, वॉइड नहीं ट्रीट किया जाता। पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऐसी शादियों को वॉइड बोलता है। पर स्पेशल मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया फुलफिल होना कंपलसरी है। या फिर लैक ऑफ कंसेंट हो, मतलब जो रजामंदी हुई है पर दूसरा हस्बैंड या फिर कोई वाइफ वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, उनकी दिमागी हालात ठीक ना हो, तो उस केस में भी उस मैरिज को वॉइड माना जाता है। इम्पोर्टेंसी, हस्बैंड या वाइफ इनमें से कोई भी इंपोर्टेंट हो तो भी उस मैरिज को वॉइड माना जाता है एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये दोनों ऊपर के जो ग्राउंड्स हैं, ये तो ग्राउंड्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट में भी और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। और आखिरी के दो जो ग्राउंड्स हैं, ये ग्राउंड्स है वॉइडेबल मैरिज के, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये दोनों ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे मैरिज को वॉइडेबल माना जाता है। पर स्पेशल मैरिज एक्ट में पांचों ही ग्राउंड्स के बेसिस पर एक शादी को वॉइड मैरिज माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे मैरिज को वॉइडेबल माना जाता है एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट। वॉइडेबल मैरिज मतलब कि एक दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ ये बात हुई हो कुछ भी, तो वो चाहे तो उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। जैसे कि अगर हस्बैंड मना कर दे कि नहीं, आई विल नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, रिफ्यूजल टू कंसुमेट जिसको कहते हैं, कि वो मना कर दे कि नहीं मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होऊंगा आपके साथ, तो अब ये वाइफ के ऊपर है, क्योंकि मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी तो वाइफ के ऊपर है, वो चाहे तो कोर्ट में जाके इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना होता है ये सब। या फिर प्री मैरिज प्रेगनेंसी, मतलब अगर वाइफ शी ऑलरेडी हैज अ बेबी एंड द फादर इज समवन एल्स, मतलब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है बाय समवन एल्स, तो उस ग्राउंड पे भी हस्बैंड चाहे तो उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इस मैरिज को वॉइडेबल माना जाता है। या फिर कंसेंट जो ऑब्टेन किया गया हो हस्बैंड या फिर वाइफ का, वो बाय फ्रॉड या बाय कोर्जन ऑब्टेन किया गया हो, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, किस बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो पहला तो है एडल्ट्री, कि आप सेक्सुअल आपकी शादी हो गई है और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो जाए किसी और वुमेन या किसी और मैन के साथ, तो उस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच करके। या फिर डेजर्टेशन का पीरियड 2 साल हो चुका हो, कि मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए हो, ना फोन करते हो ना हालचाल पूछते हो, एक तरीके से डेजर्ट कर दिया हो वाइफ को, 2 साल हो गया, 2 साल का टाइम पीरियड चला गया हो, तो उसके बाद वाइफ चाहे तो एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स की। या हस्बैंड के साथ अगर ऐसा हो गया हो तो हस्बैंड भी फाइल कर सकते हैं। या फिर 7 साल की सजा दे दी हो कोर्ट ने, कि मतलब हस्बैंड को भी बोल दिया गया हो कि भाई अब फाइनली एक सजा दे दी गई हो जिसके ऊपर कोई अपील वपील कुछ नहीं हो सकता, फाइनली एक सजा दे दी गई है कि उन्हें 7 साल की सजा काटनी पड़ेगी या 7 साल से ज्यादा की सजा काटनी पड़ेगी, तो उस बेसिस पे भी वाइफ चाहे तो डाइवोर्स सीख कर सकती है, या वाइफ को दे दी गई है तो हस्बैंड भी सीख कर सकते हैं। पर ये जो ग्राउंड है 7 साल वाला, 7 साल की सजा वाला, ये हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में आप इसके बेसिस पर वो नहीं कर सकते, डाइवोर्स सीख नहीं कर सकते। या फिर क्रूअल्टी से ट्रीट करें, मेंटल क्रूअल्टी हो या फिजिकल क्रूअल्टी हो, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी इंसैनिटी, लेप्रोसी, वेनरल डिजीज,
एक कम्युनिकेबल फॉर्म में हो जिससे वो सफर करे हो, तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। या फिर 7 साल से कुछ अता पता ही ना हो, 7 साल से हस्बैंड या फिर वाइफ लापता हो, क्योंकि लॉ के हिसाब से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर कोई बंदे का कुछ भी अता पता नहीं है 7 साल से और लापता है और किसी ने भी उसके बारे में ना उसको सुना है ना देखा है, तो उस बंदे को लॉ प्रिज्यूम करती है टू बी डेड, तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, वो है रेप, अगर हस्बैंड ने रेप कमिट कर दिया या सोडोमी या बेस्टियलिटी कमिट कर दिया जिसमें अ मैन इंडल्जेस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ एनिमल, तो उस ग्राउंड पे भी वाइफ डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो कि खाली वाइफ को अवेलेबल हैं। और कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे दोनों हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, क्योंकि बाय चांस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कोर्ट ने पास की थी, पर 1 साल बीत गया है, अभी भी वो साथ में रहना उन्होंने चालू नहीं किया, तो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पास कर दिए गए और 1 साल बाद भी हस्बैंड वाइफ साथ में रहना उन्होंने चालू ना किया, तो उस ग्राउंड पे भी लिया जा सकता है डाइवोर्स। या फिर जुडिशियल सेपरेशन की एक डिग्री पास कर दी गई हो और 1 साल हो गया हो और उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ साथ में ना आए हो रहने, तो उसके बेसिस पर भी डाइवोर्स सीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो ऑन स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।